लिए पढ़िए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। जैसे एग्जाम आएगा तो हम अदर सब्जेक्ट्स या प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ बात करेंगे, डोंट वरी। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश। यानी एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, या संयोजन मतलब एकोमोडेट करता है किसकी नीड्स के अनुसार, कौन? पेरेंट स्कूल की नीड के अनुसार, या स्कूल बच्चे की नीड के अनुसार, बच्चा स्कूल की नीड के अनुसार, या बच्चा टीचर की नीड के अनुसार। हमें ये बात पता है सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। दैट मीन्स सिस्टम में चेंज, स्कूल में चेंज बच्चे के अनुसार आएगा। दैट मीन्स क्या करेगा, स्कूल करेगा एकोमोडेट स्टूडेंट की नीड के अनुसार, पेरेंट स्कूल की नीड के अनुसार, स्टूडेंट बच्चे के लिए, बच्चा मतलब स्टूडेंट जो है वो स्कूल के लिए करे नहीं, स्कूल बच्चे की नीड के अनुसार चेंज करे, स्टूडेंट टीचर के लिए करे नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो ये तो गलत बात होगी। बी ऑप्शन 81% लोग दे रहे हैं, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार संयोजन करे। यानी अगर एक समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, सभी को इंक्लूड करना है, हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल यानी सिस्टम को, इसको स्कूल लिख लीजिए, हो सकता है यहाँ स्कूल की जगह सिस्टम लिखा होता और चाइल्ड लिखा होता, ठीक है। तो सिस्टम चेंज होता है बच्चे के अनुसार। मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर दी नीड्स ऑफ दी स्टूडेंट या चाइल्ड। जो भी जरूरत होती है, जिन चीजों को, जो यथोचित चीजें हैं, जैसे स्कूल में क्या है, रैंप बनवाएगा सीढ़ियों की जगह पे, कुछ स्कूल्स में या दिल्ली में तो है ही एटलीस्ट, तो उस केस में उसका रीजन क्या है, सिस्टम में यानी स्कूल में परिवर्तन हुआ क्योंकि बच्चा वहां पे ऐसा भी है जो व्हील चेयर से जाता है, जो एक बैसाखी से जाता है, या जिसको चलने में समस्या हो सकती है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी तो वो भी आ सके, तो आपने अपने सिस्टम में बच्चे के अनुसार चेंज कर लिया। नॉर्मल बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं है उसके रैंप के बनने से, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि हम स्कूल में परिवर्तन करेंगे बच्चे की नीड के अनुसार, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लॉन्ग पैसेजेस। यानी वो छात्र जिन्हें डैश है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी पढ़ने में समस्या है, समझने में समस्या है अगर ज्यादा बड़ा चंक है तो, ठीक। मंडे को हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर होके आइएगा, है ना। चलिए आ जाइए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है। सी ऑप्शन यानी 91% लोग। आज तो मुझे लग रहा है आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए आजकल, तैयारी कर करके ना, प्रैक्टिस कर करके अब आपको पता है आंसर क्या देना है। स्टूडेंट्स हैविंग क्या, डिसलेक्सिया। कितने परसेंट लोग, 90% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। भाई पठन वैफल्य है ना, डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है, तो पढ़ने में समस्या होगी। ईशान अवस्थी याद करेंगे, तारे जमीन पर वाला, ठीक है। तो रीडिंग में चैलेंजेस आएंगे, और लंबा टेस्ट है तो उसको समझने में दिक्कत होगी। भाई जब पढ़ने में दिक्कत है तो पढ़ के समझने में भी दिक्कत होगी, नेचुरल सी बात है। डिसकैलकुलिया में तो ये तो मैथ्स से संबंधित प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में होता। सेरेब्रल पाल्सी आपकी ब्रेन को अफेक्ट करता है, वो जीरो मूवी वाली अनुष्का शर्मा को याद कर लीजिए, उनको थी, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में, मूव करने में दिक्कत है। पढ़ने से संबंधित जो है वो सिर्फ डिसलेक्सिया है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप्स। डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप्स के बच्चों को एड्रेस करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सुविधाहीन मतलब किसी भी आधार पे जो सुविधाओं से वंचित हैं और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से वंचित हैं, यानी तो समाज से अलग थलग रखा गया है, आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी भी रूप में वंचित है अगर कोई बच्चा, तो उसको संबोधित करने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स। यानी सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, यानी वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए कि एक ऐसा बच्चा जो वंचित समूह वर्ग से आ रहा है, डेप्राइव्ड कैटेगरी से है या डेप्राइव्ड ग्रुप से है, तो उसको भी इंक्लूडेड फील हो, उसको भी लगे कि हाँ मैं इस क्लास में बिलोंग करता हूँ और मेरी भी वैल्यू है, मेरी बात तो सुना जा रहा है, मुझे भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराया जाता है। दैट मीन्स उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी अपनेपन की भावना का एहसास होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। बी ऑप्शन है, हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल। यानी बच्चों की कमजोरियों को आपको हाईलाइट करना है। ये तो भाई बिल्कुल ही खराब बात है, आप हाईलाइट नहीं करते, पॉइंट आउट नहीं करते, लेबल नहीं करते, सेग्रीगेट नहीं करते। अब तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीजें। फिर आता है सी ऑप्शन,
सॉरी, टीच दीज स्टूडेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन। अगेन सेग्रीगेट नहीं करते, सेपरेशन क्यों, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम, तो समावेशन की बात होनी चाहिए, अलगाव की थोड़ी होनी चाहिए। फिर है डी ऑप्शन, यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। भाई अगर बच्चों को समस्या है, बच्चे अलग हैं, तो आप स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या करिकुलम का पालन करेंगे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, नीड के अनुसार चेंज हो जाए। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िएगा। इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स, यानी एक क्लास है जहां पे डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं। किसी को किसी तरह से सीखने में इंटरेस्ट है, किसी को कोई किसी तरह से सीखता है ना। अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस, क्या चीजें टीचर को नहीं करनी चाहिए, नॉट लिखा है। भाई अगर डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए, जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका टीचिंग लर्निंग का जो तरीका है, करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल हो, डिफरेंट मेथड्स को, डाइवर्स मेथड्स को आप यूज करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन आप यूज नहीं करते। बट क्या नहीं करना चाहिए इज दी क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, सामग्री का प्रस्तुतिकरण। भाई करना चाहिए, ये नॉट क्यों होगा, है ना, करना चाहिए सामग्री का प्रस्तुतिकरण। कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी संचार और अभिव्यक्ति, हाँ ये बात सही है कि आप कम्युनिकेट करें और एक्सप्रेस करें, ये बात भी सही है। बेसिकली दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए गलत हैं क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, संचार और अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर सूचना है तो उस पर अलग अलग दृष्टिकोण अभिव्यक्त किए जाने चाहिए। लेकिन स्टीरियोटाइपिंग दी लर्नर्स, ये है गड़बड़ बात। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता कि अरे ये तो ये इस जाति से आता है, इस समूह से आता है, इस रंग का है, इस क्लास का है, ऐसा है, तो आप उनको लेबल नहीं करेंगे, उनको स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे, पहले से मान के नहीं बैठेंगे कि इस जाति समूह का बच्चा है तो ये ऐसा होगा। जो आपकी फेवरेट कोई बच्चा है तो आप उसको कह देंगे तुम तो बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तो ये करते हैं, अरे तुम तो गरीब परिवार से हो, तुम कहां से अच्छे हो जाओगे। तो ये आपको स्टीरियोटाइप नहीं करना, बच्चे में भेदभाव नहीं करना, रूढ़िबद्धता, एक धारणा नहीं बना लेनी, पहले से पूर्वाग्रह नहीं रखना। अगर मैं कहूं तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार। Which of the following has not been promoted by NEP? देखो, not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities, यानी दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये पूछा है क्या नहीं करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। जो बच्चे के हित में ना हो वो नहीं करना है, जो बच्चे के हित में हो वो करना है। अगर आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तब भी आपको ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि कोई भी पॉलिसी बच्चे के हित में ही बात करेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो अनहित चाहेगी या चाहेगी कि बच्चे के चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप ना अपनाएं। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ उपयुक्त ढांचा होना चाहिए, जैसे मैंने अभी स्कूल के बारे में बात की, रैंप हो, वाटर कूलर, इन सब की सुविधाएं हो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक और निजी शिक्षक। 1-on-1 ट्यूटर्स यानी बच्चों को हो सके तो आपको क्या करना है, उसको 1-on-1 इंस्ट्रक्शन यानी पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन अगर हो सकता है तो अवेलेबल करा दीजिए। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, और फिर बात आती है सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ये बात भी सही है। यहाँ पे जो सही उत्तर आपके सीटेट ने माना है वो है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं। आप चूज कर सकते हैं कि आपको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, लेनी है, नहीं लेनी है ना। इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बच्चे को देखने में समस्या है तो वो उसी विद्यालय में पढ़े जहां सारे दृष्टि बाधित विद्यार्थी पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स अगर दे भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, इससे बच्चे का नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास इतना है जो ढांचा है इस तरह का कि आप अवेलेबल करा सकते हैं, करा दीजिए। बट कौन सा एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की बात हो रही है। डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को आप 1-on-1 ट्यूटर दे भी सकते हैं, बट इस कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता, जो बच्चा मूक बधिर है, जो बच्चा देख नहीं सकता, जो बच्चा चलने में प्रॉब्लम है, आप उसको कहेंगे कि तुम्हें तो हर हालत में कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन लेनी है, इंक्लूसिव स्कूल या रेगुलर स्कूल में तुम नहीं आ सकते। तो इसका जो उत्तर है वो सी है, ना कि बी। ठीक है, समझ पा रहे हो? डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जो बच्चा डिसेबल है उसको आप 1-on-1 टीचर भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल एजुकेटर्स भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं, थोप नहीं सकते कि तुमको तो स्पेशल एजुकेशन में ही पढ़ना है, अलग स्कूल में जाओ, इंक्लूसिव स्कूल में मत पढ़ो, रेगुलर स्कूल में मत पढ़ो। ठीक,
अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़ करके, सुन करके, देख करके या करके सीखते हैं? सभी ऑल आर टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, सभी, कोई भी नेगेटिव नहीं है। सिंपल डी ऑप्शन आंसर हो गया, जो आप लोग दे भी रहे हैं 90% लोग। भाई पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके सब तरह से सीखते हैं, ठीक है। वैसे जनरली जो हम बात करते हैं, ये तो आपका आज शाम की क्लास हो गई, एक मिनट को देखो, वैसे जो जनरली हम बात करते हैं 3 टाइप की बात करते हैं कि देयर आर विजुअल लर्नर्स, जो मेनली, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, दृश्य अधिगमकर्ता कह सकते हैं, जो देख करके सीखते हैं। लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो देख करके सीखते हैं, जिनको मूवी कह रही हूँ मैं, कोई वीडियो दिखा दीजिए, जैसे आप लोग होंगे बुक्स में, हो सकता है कम इंटरेस्ट हो, वीडियो देख के जल्दी से सीख जाते हो, है ना। तो जो देख करके सीखते हैं ज्यादातर लोग वैसे हैं, 65% लर्नर्स कैसे हैं जो देख करके सीखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हियरिंग यानी सुन करके सीखने वाले, है ना, सुन करके सीखने वाले, श्रव्य अधिगमकर्ता कौन से होंगे? कुछ आई थिंक 30% इनका रेशो है कि 30% लोग हैं या लर्नर्स होते हैं जो सुन करके अच्छा सीखते हैं। ऑडिटरी लर्नर भी कह सकते हो आप इनको, है ना, हियर की जगह ऑडिटरी लर्नर्स भी कह सकते हो, जो सुन करके जल्दी सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स, ठीक है। फिर आता है आपका साइकोमोटर, या हम कह सकते हैं इनको करके देखने वाले, डूइंग एस्पेक्ट भी लिख सकते हो। इसका एग्जैक्ट वर्ड या तो साइकोमोटर लिख लीजिए, या फिर एक्टिविटी करके सीखने वाले जो बच्चे हैं, डूइंग एस्पेक्ट उनका, तो इसको हम कहेंगे गत्यात्मक पक्ष, जिनको करवा के ही दिखवाना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी कराएंगे तो अच्छे से सीखेंगे। तो ये हैं सिर्फ 5% लोग, ठीक है ना, 5% लोग। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि ज्यादातर बच्चे, इसलिए हम चार्ट्स का, 3D मॉडल्स का, वीडियोस का यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो देख करके सीखेगी। अगर आपने साथ में कुछ ऑडियो वगैरह भी चला दिया तो और अच्छा हो जाएगा। 30% लोग क्योंकि ये भी सीखते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हो, तीनों तरीकों को आप रिलेट करा सकते हो क्लास में। तो इससे क्या होगा, हर तरह का बच्चा सीख लेगा। अगर सुनने का भी मौका है, भाई अभी आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और अगर कोई एक्टिविटी करने को आपको दी जाए, मैं ये बॉटल उठा के दिखाऊं और आपको कोई एग्जांपल दूं, तो आपको अगर कुछ एक्टिविटी करने को दे दी जाए तो साइकोमोटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स हैं। अगर मैं कहूं टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम शैलियां हैं कि अलग अलग स्टाइल से बच्चे सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। तो सभी तरह से सीखेगा बच्चा, सुन के, पढ़ के, करके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें एक है स्टेटमेंट, असर्शन, कथन दिया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है रीजन यानी तर्क, ठीक है। अभिकथन की अगर हम बात कर रहे हैं, अभिकथन की अगर हम बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम तर्क की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अभिकथन या असर्शन या स्टेटमेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, यानी यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, यानी वो खुद की लर्निंग को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके, खुद प्लान कर सके, खुद रिव्यू कर सके, खुद स्ट्रेटेजाइज कर सके, ये सब चीजें, ठीक है। फिर रीजन क्या दिया है? इसका रीजन दिया है कंट्रोल करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, यानी अगर आप डिसीजन लेते हैं खुद से, अब घर वालों ने आपको कह दिया होगा ना कि खुद से चूज करो क्या कोर्स लेना है, किस चैनल से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो अगर आप कंट्रोल अपने ऊपर लेते हैं तब क्या होगा, आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, कैसे सीखना है, कहां से सीखना है, तो बच्चे को कुछ हद तक डिसीजन लेना आएगा इस चीज के बारे में। बिल्कुल बात सही है, दोनों ही बातें सही हैं जो आप लोग 84% लोग कह भी रहे हैं। ए भी सही है कि बच्चे को कंट्रोल लेना चाहिए, कुछ हद तक कंट्रोल लेने का अधिकार होना चाहिए अपनी लर्निंग पे, और उसका रीजन ये दिया है कि वो डिसीजन ले पाएगा कि कहां से सीखना है और कैसे सीखना है, यानी दोनों ही बातें सही हैं। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ऐसा नहीं है कि दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, जिस बारे में ए बात कर रहा है उसी का रीजन आर में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ए कुछ और बात कर रहा है और आर में कुछ और बात कह दी गई है, दोनों रिलेटेड हैं, ठीक। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा भी नहीं है, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर, यानी एक टीचर को किस तरह की क्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए या गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए बच्चे के लिए। कल्चरली एप्रोप्रिएट यानी सांस्कृतिक रूप से
उपयुक्त जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है उससे वो कनेक्ट कर पाए। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा जटिल, अगर बहुत ज्यादा जटिल दे दी तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, डर बैठ जाएगा, नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना है जो बहुत ही ज्यादा जटिल है, ठीक। अगर करना भी है तो उसमें फिर आपका सपोर्ट चाहिए होगा। मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। अगर अर्थविहीन है, अर्थहीन है, जिससे बच्चे को कोई अर्थ ही नहीं पड़ रहा, उसकी लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर रही, तो ऐसी एक्टिविटीज का कोई फायदा नहीं है। एम्बिगुअस, अगर उसको कंफ्यूजन ही क्रिएट करानी है तो फिर पॉइंट क्या हुआ। तो बेटर ऑप्शन क्या है, कल्चरली एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, यानी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियां आपको प्रमोट करनी है। एक टीचर को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। कल्चरली एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर इन अ क्लासरूम। क्लियर है। संस्कृति एप्रोप्रिएट मतलब जिस संस्कृति से, जिस माहौल से बच्चा आ रहा है उसकी लाइफ से रिलेट कर जाएंगी ना वो, ठीक। और समाज और संस्कृति से हम सीखते हैं, ये वाइगॉस्की भी कह रहे हैं। बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट। एक टीचर को ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियों को की रूपरेखा बनानी चाहिए। भाई कोई भी एक्टिविटी अगर कराई जाती है पहले से प्लान होगी, है ना, प्लान होगी या नहीं। एक चैनल साइंस एंड फन, नाम भूल गई मैं उनका, आशु घई, हाँ। तो मेरा उनसे डिस्कशन भी हो रहा था कुछ टाइम पहले, तो मैंने देखी उनकी कुछ कुछ वीडियो, वो एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेरिमेंट, अगर मान लीजिए साइंस है या कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट है, वैसे तो एक्टिविटीज आजकल हर सब्जेक्ट में करानी चाहिए कुछ हद तक, तो वो डिजाइन करेंगे पहले। कोई भी एक्टिविटी अगर आपके सामने आ रही है या क्लासरूम में जाएगी तो उससे पहले वो डिजाइन की जाएगी, उसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो एक्टिविटीज किस तरह की डिजाइन होनी चाहिए ये पूछा है हमसे, किस तरह की एक्टिविटीज को हमें प्रमोट करना है, किस तरह की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, बताइएगा एक बार। होपलेसनेस यानी निराशा, कन्वर्जेंट आंसर्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग या मियर मेमोराइजेशन। रटने वाली, जिनमें रट्टा लगाना हो, क्या फायदा, रटना तो हम प्रमोट करते ही नहीं है। अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट, अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही बात है, जहां दिशाओं में सोचने का मौका मिले, बच्चा सोचने पे मजबूर हो, अलग अलग सॉल्यूशंस उसके दिमाग में आए, अलग अलग प्रोबेबल रीजंस उसके दिमाग में आए, बिल्कुल। इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। अपसारी चिंतन से क्रिएटिविटी बढ़ती है, लेकिन अभिसारी नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। कन्वर्जेंट क्या है, ये 4 ऑप्शन है, एक चूज कर लो। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी लगी ही नहीं, इसमें सिंपल इंटेलिजेंस लगी, आपको याद करना पड़ा कि कौन सा आंसर सही है। फिर आता है होपलेसनेस, ये तो बिल्कुल भी निराशा लर्निंग के लिए अच्छी होती नहीं है। तो कौन सी एक्टिविटी लर्निंग के लिए अच्छी है, बच्चे के लिए अच्छी है, वो एक्टिविटी जहां उसे अलग अलग तरह से सोचने का मौका मिले, ओपन एंडेड थॉट हो उसका, यानी उसको बहुत सारे वेज में सोचने का मौका मिले। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। रट्टा हमें लगवाना नहीं है, कन्वर्जेंट से बेहतर होती है डाइवर्जेंट, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी प्रमोट करनी होती है बच्चे में, होपलेसनेस से काम चलेगा नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी थियरिस्ट, लर्निंग इज प्रीमरली अ एक्टिविटी, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, जो आज की डेट में हम लर्निंग की परिभाषाओं को पढ़ रहे हैं या लर्निंग के एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो किस तरह के थॉट के साथ आपके थियरिस्ट चल रहे हैं। तो सारा जो सिलेबस है आपका आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से डिजाइंड है। रचनात्मकवाद यानी एनसीएफ किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड आपका सिलेबस होना चाहिए। तो प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर, इन्हीं लोगों पे ज्यादा आधारित है। दैट मीन्स लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी थियरिस्ट, लर्निंग इज प्राइमरली अ सोशल एक्टिविटी, जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, ग्रुप में सीखेगा। सोशल एक्टिविटी का मतलब है ग्रुप में सीखेगा, समाज में सीखेगा, ठीक। मैकेनिकल यानी सिर्फ रिपीटेटिव हो, बिहेवियरिस्टिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड हो, पैसिव यानी निष्क्रिय हो, जी नहीं। तो सामाजिक यानी सोशल एस्पेक्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अगेन आपका फेवरेट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया है और रीजन दिया है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले और रीजन पढ़ेंगे, ठीक। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और रीजन पढ़ेंगे। देखिएगा एक बार। अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी समस्या समाधान वो कर सके, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो, ऐसी एक्टिविटीज को या इस तरह के क्या कहें हम पर्सपेक्टिव्स को बच्चे में डेवलप करना चाहिए, है ना। अप्रोच उसके अंदर ऐसी डेवलप हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर पाए, जो भी प्रॉब्लम्स आए वो कर पाए, ठीक बात है। प्रमोट की जानी चाहिए, ट्रू है ये बात, इसको बिल्कुल भी हम गलत नहीं कह सकते, ऐसा होना चाहिए। रीजन क्या दिया है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समस्या समाधान की जो स्ट्रेटजीज हैं
वो क्या करती हैं, इंप्रूव करती हैं लर्निंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती हैं। भाई जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई आपके सामने अगर प्रॉब्लम दी जाती है आपको बार बार, तो इससे क्या होगा, लर्निंग बेहतर होगी, आप प्रॉब्लम सॉल्व करके सीख रहे हैं। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, आपको अलग अलग एस्पेक्ट में सही है गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, एक कंक्लूजन तक आना पड़ेगा, दैट मींस क्रिटिकल थिंकिंग होगी। दोनों बातें सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होगा, लर्निंग बेहतर होगी और क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन बेहतर होगा। दोनों बातें सही है, सिंपल आंसर हो गया ए। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है और दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसी का रीजन है ये, तो ऐसा भी नहीं कि रीजन कुछ और कह रहा है और स्टेटमेंट कुछ और। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर रीजन कुछ और कहता है और स्टेटमेंट कुछ और कहता है और दोनों सही है, इसका मतलब ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है। ठीक है, देखो इट इज क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द मिसकॉन्सेप्शंस। आप इनको मिसकॉन्सेप्शंस कह लीजिए, आप इनको नाइव कॉन्सेप्शंस कह लीजिए, है ना, नाइव कॉन्सेप्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, आप इनको मिसकॉन्सेप्शन तो कह ही रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह लीजिए, वैकल्पिक अवधारणाएं कह लीजिए। ठीक है, एक ही बात है, अगर पेपर में किसी भी नाम से आए, आता है अलग अलग नाम से। ठीक है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को, मिसकॉन्सेप्शंस को क्या करना महत्वपूर्ण है, निर्मित करना, क्रिएट करना महत्वपूर्ण है, आइडेंटिफाई यानी पहचानना महत्वपूर्ण है, इग्नोर यानी अनदेखा कर देना चाहिए, या प्रमोट करना महत्वपूर्ण है। सिंपल बात है, प्रमोट करना महत्वपूर्ण है, सॉरी प्रमोट नहीं, आप भ्रांतियां प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रमोट करेंगे दैट मींस भ्रांतियों को बढ़ावा दे रहे हैं आप। भ्रांतियों को बढ़ावा नहीं देना, क्रिएट भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, पहचानना जरूरी है। कि अगर आप भ्रांतियों के, मान लीजिए बच्चे ने दिमाग में मान लिया है कि गंदा पानी, मतलब गंदा पानी देख के उसने एक मिसकॉन्सेप्शन तैयार किया है कि पानी जो है, जो वाटर का कलर है वो वाटर कलरलेस नहीं है, वाटर का तो एक कलर होता है, क्योंकि उसने कहीं पे गंदा पानी देख लिया या किसी कोई कलरफुल पानी देख लिया। अब ये क्या है, मिसकॉन्सेप्शन बन गया। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन नहीं हो पाएगा, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है मिसकॉन्सेप्शन ही रह जाएगा, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ही रह जाएगा, वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहचानना जरूरी है, अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको सही करने की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप खुद से ही सही करें, उसको मौका दें, उसको एग्जांपल्स ऐसे प्रेजेंट करें कि वो खुद ठीक कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 है, फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। जो भय है बच्चों के बीच, छात्रों में भय का भाव लर्निंग को इंप्रूव करता है, भय से लर्निंग इंप्रूव होती है? जी नहीं। डेट्रीमेंटल है, सीखने के लिए हानिकारक है ना, सेहत के लिए हानिकारक है, या फिर इज एसेंशियल टू लर्निंग, महत्वपूर्ण है, या डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट। ये नहीं कह सकते कि फियर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फियर में अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जो आपको आता होगा वो भी आप कई बार सही नहीं कर पाते, तो अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो इंपैक्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिनको फर्क ही ना पड़ता हो, जनरली तो ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपको किसी बात का डर है, वो कौन सी सीरीज थी, स्क्विड गेम्स, है ना, गेम खेल रहे हैं, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, और भय क्या है, अगर गलती हुई तो जान चली जाएगी, शूट हो जाओगे, बात खत्म, है ना। तो भय में तो जो आता होगा वो भी नहीं करेगा इंसान, लर्निंग कहां से होगी अगर भय के अंदर है आप, तो डर के अंदर है। इंप्रूव लर्निंग सिग्निफिकेंटली, भाई डर में लर्निंग कैसे इंप्रूव हो सकती है सिग्निफिकेंटली? अगर हो भी रही है कुछ परसेंट, या कई बार हो सकता है कि डर से हो जाए, बट वो नेचुरल नहीं होगा, और ज्यादातर केस में हमेशा वो चीज काम नहीं कर पाएगी, अगर एक आध बार तुक्के से हो भी गई। इज इसेंशियल, भय इसेंशियल नहीं है, होप इसेंशियल है, एफर्ट इसेंशियल है। ये पॉजिटिव इमोशन नहीं है जो फियर है। ठीक है, फियर में हम घबराएंगे, अधिगम के लिए हानिकारक है, तो फियर जो है, भय क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, लर्निंग के लिए हानिकारक है, अधिगम ठीक से नहीं हो पाएगा यदि बच्चा जो है डरा हुआ है, भय में है, पनिशमेंट हो, चाहे फेल होने का डर हो, चाहे कुछ भी हो इस तरह का। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक है, 81%। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। Which of the following is likely to motivate students towards mastery learning? हमें पता है 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है मास्टरी लर्निंग, एक होती है परफॉर्मेंस लर्निंग जिसमें आप फर्स्ट आना चाहते हैं, और एक होती है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस या फेलियर अवॉइडेंस जिसमें बस आप किसी तरह से पास होना चाहते हैं। तीनों में सबसे बेस्ट है मास्टरी, क्योंकि आप पारंगत होना चाहते हैं, किसी भी चीज के मास्टर बनना चाहते हैं, आप पूरी तरह से सीखना चाहते हैं उस चीज को, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, है ना। दैट मीन्स बात हो रही है कौन सा एक ऑप्शन है जो मोटिवेट करेगा बच्चे को, कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। क्या आप इसलिए सीखिए क्योंकि आप मास्टर बन जाएं, आपको सब कुछ आता हो, सिलेबस में जो भी गिवन है या जो भी आप जानना चाहते हैं, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो आर्ज फॉर कॉन्फिडेंस, या फिर प्रसिद्धि की चाह के फेम मिलेगा इसलिए कुछ सीख लो,
तो ये तो बहुत पॉजिटिव तरीका नहीं हुआ। पैसे के लिए तो मास्टरी कहाँ रही फिर? मास्टरी मतलब जो आप कर रहे हैं सिर्फ उस लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना पसंद है। आप यहाँ सीखना है क्योंकि आपको सीखना पसंद है, आपको जानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, पेडागोजी क्या है, या कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट, आउट ऑफ इंटरेस्ट आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, है ना। तो अर्ज फॉर पावर, सत्ता की चाह कि पावर मिलेगी, जहां पे रीजन बाहर है, दैट मींस मास्टरी की तो नहीं बात चल रही। अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, योग्यता की चाह कि मेरे को योग्य बनना है, पारंगत बनना है, मास्टर बनना है इस फील्ड का। ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं तो टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय, अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे प्रमोट करें या कैसे सुसाध्य करने का मौका दें शिक्षक बच्चे के अंदर, अर्थपूर्ण जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो। पहला ऑप्शन है डिस्करेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के बीच असहयोग या सहयोग को हतोत्साहित करना। सहयोग को डिस्करेज नहीं एनकरेज किया जाता है, तो ये तो बात गलत हो गई। एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स यानी छात्रों के बीच, ये हिंदी में अलग है इंग्लिश में अलग है, कौन सी क्या हो गया ये? एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स यानी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ये कोऑपरेशन नहीं कंपटीशन लिखा होगा यहाँ, है ना, ये कंपटीशन होगा कि कंपटीशन को बढ़ावा देना बच्चों के बीच, तो ये भी गलत तरीका है। प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, रटना जी नहीं, ठीक। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बात आपकी सही है। देखो कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, डी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं ये कोऑपरेशन पढ़ के, यहाँ कंपटीशन लिखा हुआ है, कोऑपरेशन नहीं लिखा हुआ, तो कंपटीशन की भावना को आपको बढ़ावा नहीं देना। कोऑपरेशन या कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की बात करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, के आप जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ पाए, उसको जीवन से जोड़ पाए, तब जाके अर्थपूर्ण अधिगम हो पाएगा। लाइफ से जुड़ेंगी चीजें तो अपने आप मीनिंगफुल हो जाएंगी।